हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो आज इस वीडियो में जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने फ्रंट पेज खोल रखा है थीम 12 का, जो कि है कॉलोनियल सिटीज़, अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जिसका कि मतलब होता है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य। तो ये थीम 12 है। इस बुक का चैप्टर 3 है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 बुक है, क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री का। इसका चैप्टर 3 है। बाकी हिस्ट्री का देखा जाए तो ये थीम 12 है, तीनों बुक्स मिला के अगर देखें तो इसके पहले के 2 चैप्टर्स मैंने डाल दिए हैं अपने चैनल पे, आप वहाँ से उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर कॉलोनियल सिटीज़, अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, कॉलोनियल सिटीज़ मतलब होता है औपनिवेशिक शहर, अर्बनाइजेशन मतलब होता है नगरीकरण, प्लानिंग मतलब नगर योजना, और आर्किटेक्चर मतलब स्थापत्य। तो फटाफट से एक छोटा सा इंट्रो दिया हुआ है, उसको पहले पढ़ लेते हैं और फिर मेन टॉपिक्स पे चलते हैं अपने चैप्टर के। तो अब यहाँ से इसका इंट्रो स्टार्ट होता है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन कॉलोनियल इंडिया, एक्सप्लोर द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनियल सिटीज़ एंड ट्रैक सोशल चेंजेस विद इन देम। इस अध्याय में हम औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे, औपनिवेशिक शहरों की चारित्रिक विशिष्टताओं का अन्वेषण करेंगे और उनमें होने वाले सामाजिक परिवर्तनों को देखेंगे। वी विल लुक क्लोजली एट डेवलपमेंट्स इन 3 बिग सिटीज़, मद्रास जिसको कि चेन्नई अब कहते हैं, कलकत्ता जिसका नाम अब कोलकाता हो गया, और बॉम्बे जिसको कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो हम 3 बड़े शहरों मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई के विकास क्रम को गहनता से देखेंगे। ऑल 3 वर ओरिजिनली फिशिंग एंड वेविंग विलेजेस। तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। दे बिकेम इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड ड्यू टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंपनी एजेंट्स settled in Madras in 1639 and in Calcutta in 1690. Bombay was given to the company in 1661 by the English king, who had got it as part of his wife's dowry from the king of Portugal. तो कंपनी के एजेंट 1639 में मद्रास तथा 1690 में कलकत्ता में बस गए। 1661 में बम्बई को ब्रिटेन के राजा ने कंपनी को दे दिया, ब्रिटेन के राजा ने कंपनी को दे दिया गया था, जिसे उसने पुर्तगाल के शासक से अपनी पत्नी के दहेज के रूप में प्राप्त किया था। द कंपनी स्टैब्लिश ट्रेडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज इन ईच ऑफ दिस सेटलमेंट्स। कंपनी ने इन तीनों बस्तियों में व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किए। नीचे एक फिगर आप लोग देख सकते हैं, ये है फिगर आप लोग को ओरिएंटल सीनरी 1798 में प्रकाशित डेनियल के एक चित्र पर आधारित टॉमस तथा विलियम डेनियल द्वारा फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास का दक्षिण पश्चिमी अवलोकन है। तो साउथ ईस्ट व्यू ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास बाय थॉमस एंड विलियम डेनियल। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, वहाँ एक बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर अपने फर्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है टाउन्स एंड सिटीज़ इन प्री कॉलोनियल टाइम्स। तो उसको हम लोग बाद में जाएंगे, पहले जो यहाँ दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। By the middle of the 19th century, these settlements had become big cities from where the new rulers controlled the country. 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये कस्बे बड़े शहर बन गए थे, जहाँ से नए शासक पूरे देश पर नियंत्रण करते थे। Institutions were set up to regulate economic activity and demonstrate the authority of new rulers. आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा नए शासकों के प्रभुत्व को दर्शाने के लिए संस्थानों की स्थापना की गई। Indians experienced political domination in new ways in these cities. The layouts of Madras, Bombay and Calcutta were quite different from older Indian towns, and the buildings that were built in these cities bore the marks of their colonial origin. भारतीयों ने इन शहरों में राजनीतिक प्रभुत्व का नए तरीकों से अनुभव किया। मद्रास, बम्बई और कोलकाता के नक्शे अन्य पुराने भारतीय कस्बों से काफ़ी हद तक अलग थे, और इन शहरों में बनाए गए भवनों पर अपने औपनिवेशिक उद्भव की स्पष्ट छाप थी। What do buildings express and what can architecture convey? इमारतें क्या अभिव्यक्त करती हैं और स्थापत्य क्या जाहिर कर सकता है? This is a question that students of history need to ask. इस सवाल तो इतिहास के छात्र छात्राओं को इस सवाल पर जरूर सोचना चाहिए। Remember that architecture helps in giving ideas a shape in stone, brick, wood और plaster. याद रखिए कि स्थापत्य हमारे विचारों को पत्थर, ईंट, लकड़ी या प्लास्टर के माध्यम से आकार देने में सहायक होता है। From the bungalow of the government officer, the palatial house of the rich merchant to the humble hut of the laborer, buildings reflect social relations and identities in many ways.
सरकारी अधिकारी के बंगले और अमीर व्यापारी के महलनुमा आवास से लेकर श्रमिक की साधारण झोपड़ी तक भवन सामाजिक संबंधों और पहचानों को कई प्रकार से परिलक्षित करते हैं। तब आते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टाउन्स एंड सिटीज़ इन प्री कॉलोनियल टाइम्स, यानी कि पूर्व औपनिवेशिक काल में कस्बे और शहर। Before we explore the growth of cities in the colonial period, let us look at urban centers during the centuries preceding British rule. इससे पहले कि हम औपनिवेशिक काल में शहरों के विकास का अन्वेषण करें, हमें ब्रिटिश शासन के पहले की शताब्दियों के शहर पर नज़र डालनी चाहिए। इसका फर्स्ट सब टॉपिक है व्हाट गिव टाउन्स देयर कैरेक्टर, तो कस्बों को उनका चरित्र कैसे मिला। टाउन्स वेयर ऑफन डिफाइंड इन ऑपोजिशन टू रूरल एरियाज, कस्बों को सामान्यतः ग्रामीण इलाकों के विपरीत परिभाषित किया जाता था। दे केम टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड कल्चर्स, वे विशिष्ट प्रकार की आर्थिक गतिविधियों और संस्कृतियों के प्रतिनिधि बनकर उभरे। इन द कंट्री साइड पीपल सब्सिस्टेड बाई कल्टिवेटिंग लैंड, फॉरेजिंग इन द फॉरेस्ट और रेयरिंग एनिमल्स, लोग ग्रामीण अंचलों में खेती, जंगलों में संग्रहण या पशुपालन के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। टाउन्स बाई कॉन्ट्रास्ट वेयर पीपल्ड विथ आर्टिशियंस, ट्रेडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड रूलर्स। टाउन्स डोमिनेटेड ओवर द रूरल पॉपुलेशन, थ्राइविंग ऑन द सरप्लस एंड टैक्सेस deprived from agriculture. Towns and cities were often fortified by walls which symbolized their separation from the countryside. इसके विपरीत कस्बों में शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक तथा शासक रहते थे। कस्बों का ग्रामीण जनता पर प्रभुत्व होता था और वे खेती से प्राप्त करों और अधिशेष के आधार पर फलते फूलते थे। अक्सर कस्बों और शहरों की किलेबंदी की जाती थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों से इनकी पृथकता को चिन्हित करती थी। However, the separation between town and country was fluid. फिर भी कस्बों और गांवों के बीच की पृथकता अनिश्चित होती थी। Peasants traveled long distances on the pilgrimage, passing through towns. They also flocked to towns during times of famine. किसान तीर्थ करने के लिए लंबी दूरियां तय करते थे और कस्बों से होकर गुजरते थे। वे अकाल के समय कस्बों में जमा भी हो जाते थे। Besides, there was a reverse flow of humans and goods from towns to villages. When towns were attacked, people often sought shelter in the countryside. इसके अतिरिक्त लोगों और माल का कस्बों से गांवों की ओर विपरीत गमन भी था। जब कस्बों पर आक्रमण होते थे तो लोग अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में शरण लेते थे। Traders and peddlers took goods from the towns to sell in the villages, extending markets and creating new patterns of consumption. व्यापारी और फेरी वाले कस्बों से माल गांव ले जाकर बेचते थे, जिसके द्वारा बाजारों का फैलाव और उपभोग की नई शैलियों का सूजन होता था। During the 16th and 17th century, the towns built by the Mughals were famous for their concentration of populations, their monumental buildings and their imperial grandeur and wealth. 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा बनाए गए शहर जनसंख्या के केंद्रीकरण, अपने विशाल भवनों तथा अपनी शाही शोभा व समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। आगरा, दिल्ली एंड लाहौर वेयर इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंपेरियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। आगरा, दिल्ली और लाहौर शाही प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। मनसबदार्स एंड जागीरदार्स हु वर असाइंड टेरिटरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर यूजुअली मेंटेन्ड हाउसेज इन दीज सिटीज। रेसिडेंस इन दीज सेंटर्स ऑफ पावर्स वाज सिंबॉलिक ऑफ द स्टेटस एंड प्रेस्टीज ऑफ अ नोबल। मनसबदार और जागीरदार, जिन्हें साम्राज्य के अलग अलग भागों में क्षेत्र दिए गए थे, सामान्यतः इन शहरों में अपने आवास रखते थे। इन सत्ता केंद्रों में आवास एक अमीर की स्थिति और प्रतिष्ठा का संकेतक था। The presence of the emperor and noblemen in these centers meant that a wide variety of services had to be provided. इन केंद्रों में सम्राट और कुलीन वर्ग की उपस्थिति के कारण वहाँ कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करना आवश्यक था। Artisans produced exclusive handicrafts for the households of nobles. Grain from the countryside was brought into urban markets for the town dwellers and the army. शिल्पकार कुलीन वर्ग के परिवारों के लिए विशिष्ट हस्तलिपि का उत्पादन करते थे। ग्रामीण अंचलों से शहर के बाजारों में निवासियों और सेना के लिए अनाज लाया जाता था। द ट्रेजरी वाज आल्सो लोकेटेड इन द इंपेरियल कैपिटल, thus the revenues of the kingdom flowed into the capital regularly. राजकोष भी शाही राजधानी में ही स्थित था, इसीलिए राज्य का राजस्व भी नियमित रूप से राजधानी में आता रहता था। द एम्पेरर लिव्ड इन अ फोर्टिफाइड पैलेस एंड द टाउन वाज इनक्लोज्ड बाय अ वॉल विथ एंट्री एंड एग्जिट बीइंग रेगुलेटेड बाय डिफरेंट गेट्स। सम्राट एक किलेबंद महल में रहता था और नगर एक दीवार से घिरा होता था, जिसमें अलग अलग द्वारों से आने जाने पर नियंत्रण रखा जाता था। Within these towns were gardens, mosques, temples, tombs, colleges, bazaars, and caravanserais. The focus of the town was oriented towards in the place and the principal mosque. तो नगरों के भीतर उद्यान, मस्जिदें, मंदिर, मकबरे, महाविद्यालय, बाजार तथा कारवां सराय स्थित होते थे।
कारवांसराय। नगर का ध्यान महल और मुख्य मस्जिद की ओर होता था। आपको पता है कारवांसराय क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन द टाउन्स ऑफ साउथ इंडिया सच एज मदुरई एंड कांचीपुरम द प्रिंसिपल फोकस वाज द टेम्पल। दक्षिण भारत के नगरों जैसे मदुरई और कांचीपुरम के मुख्य केंद्र मंदिर होते थे। दीज टाउन्स वेयर ऑल्सो इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स। ये नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी थे। Religious festivals often coincided with fairs linking pilgrimage with trade. Generally, the ruler was the highest authority and the principal patron of the religious institutions. The relationship that he had with other groups and classes determined their place in society and in the town. तो धार्मिक त्योहार अक्सर मेलों के साथ होते थे जिससे तीर्थ और व्यापार जुड़ जाते थे। सामान्यतः शासक धार्मिक संस्थानों का सबसे ऊंचा प्राधिकारी और मुख्य संरक्षक होता था। समाज और शहर में अन्य समूहों और वर्गों का स्थान शासक के साथ उनके संबंधों से तय होता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। बुक में जो फिगर्स दिए गए उनको आप लोग अच्छे से देखते जाइएगा, उससे आपको समझने में आसानी होती है। बगल में द कोतवाल ऑफ दिल्ली दिया गया, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। मेडाइवल टाउन्स वेयर प्लेसेस वेयर एवरीबडी वाज एक्सपेक्टेड टू नो देयर पोजीशन इन द सोशल ऑर्डर डोमिनेटेड बाय द रूलिंग एलाइट। इन नॉर्थ इंडिया मेंटेनिंग दिस ऑर्डर वाज द वर्क ऑफ द इंपेरियल ऑफिसर कॉल्ड द कोतवाल हु ओवरसॉ द इंटरनल अफेयर्स एंड पॉलिसिंग ऑफ द टाउन। मध्यकालीन शहरों में शासक वर्ग के वर्चस्व वाली सामाजिक व्यवस्था में हर एक से अपेक्षा की जाती थी कि उसे समाज में अपना स्थान पता हो। उत्तर भारत में इस व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी का होता था, जो नगर में आंतरिक मामलों पर नजर रखता था और कानून व्यवस्था बनाए रखता था। अगर आपको बैकग्राउंड में ना व्हीकल्स का आवाज़ है ना तो उसके सॉरी, क्योंकि जगह ही ऐसा है, थोड़ा व्हीकल्स यहाँ पे ज़्यादा चलती हैं। चलती नहीं है, जगह उन्हीं का है, हम लोग ने मतलब वहाँ पे रहते हैं, हम लोग नज़दीक में ही, तो ऐसे थोड़ा आते रहता है, तो उसके लिए सॉरी। द कोतवाल ऑफ दिल्ली, दिल्ली का कोतवाल। डिड यू नो दैट द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरूज ग्रैंडफादर गंगाधर नेहरू वाज द कोतवाल ऑफ दिल्ली बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या आप जानते हैं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू 1857 के विद्रोह में विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। रीड जवाहरलाल नेहरू ऑटोबायोग्राफी फॉर मोर डिटेल्स। तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा पढ़ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकंड सब टॉपिक, जो कि है चेंजेस इन द 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी में परिवर्तन। ऑल दिस स्टार्टेड चेंजिंग इन द 18th सेंचुरी। यह सब 18वीं शताब्दी में बदलने लगा। विथ पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रीअलाइनमेंट्स ओल्ड टाउन्स वेंट इनटू डिक्लाइन एंड न्यू टाउन्स डेवलप्ड। राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पतनोन्मुख हो गए, मतलब खत्म होने लगे, और नए नगरों का विकास होने लगा। कभी कभी शुद्ध हिंदी बहुत भारी पड़ जाता है। The gradual erosion of Mughal power led to the demise of towns associated with their rules. मुगल सत्ता के क्रमिक क्षरण के कारण ही उनके शासन से संबद्ध नगरों का अवसान हो गया। The Mughal capitals Delhi and Agra lost their political authority. The growth of new regional powers was reflected in the increasing importance of regional capitals Lucknow, Hyderabad, Seringapatam, पूना प्रेजेंट डे पुणे, नागपुर, बड़ौदा प्रेजेंट डे वडोदरा एंड तांजोर प्रेजेंट डे थांजावुर। मुगल राजधानियों दिल्ली और आगरा ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया। नई क्षेत्रीय ताकतों का विकास क्षेत्रीय राजधानियों लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्टम, पूना, जिसको कि आज पुणे कहते हैं, नागपुर, बड़ौदा तथा तांजोर, जिसको आप आज तंजावुर के नाम से जाना जाता है, के बढ़ते महत्व में परिलक्षित हुआ। Traders, administrators, artisans and others migrated from the old Mughal centers to these new capitals in search of work and patronage. तो व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार तथा अन्य लोग पुराने मुगल केंद्रों से इन नई राजधानियों की ओर काम तथा संरक्षण की तलाश में आने लगे। Continuous warfare between the new kingdoms meant that mercenaries too found ready employment there. नए राज्यों के बीच निरंतर लड़ाइयों का परिणाम यह था कि भाड़े के सैनिकों को भी यहाँ तैयार रोजगार मिलता था। Some local notables and officials associated with the Mughal rule in North India also used this opportunity to create new urban settlements such as the Kasbah and Ganj. However, the effects of political decentralization were uneven. In some places there was renewed economic activity. In other places war, plunder and political uncertainty led to economic decline.
कुछ स्थानीय विशिष्ट लोगों तथा उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य से संबंध अधिकारियों ने भी इस अवसर का उपयोग कस्बे और गंज जैसी नई शहरी बस्तियों को बसाने में किया, परंतु राजनीतिक विकेंद्रीकरण के प्रभाव सब जगह एक जैसे नहीं थे। कई स्थानों पर नए सिरे से आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, कुछ अन्य स्थानों पर युद्ध, लूटपाट तथा राजनीतिक अनिश्चितता आर्थिक पतन में परिणत हो गई। कस्बा इज ए स्मॉल टाउन इन द कंट्री साइड, ऑफन द सीट ऑफ अ लोकल नोटेबल। तो कस्बा ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को कहा जाता है जो सामान्यतया स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। गंज रिफर्स टू ए स्मॉल फिक्स्ड मार्केट। गंज एक छोटे स्थायी बाजार को कहा जाता है। बोथ कस्बा एंड गंज डील्ड इन क्लॉथ, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। दे प्रोवाइडेड फॉर नोबल फैमिलीज एंड द आर्मी। कस्बा और गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी तथा दूध उत्पादों से संबद्ध थे। विशिष्ट परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे। Changes in the networks of trade were reflected in the history of urban centers. व्यापार तंत्रों में परिवर्तन शहरी केंद्रों के इतिहास में परिलक्षित हुए। The European commercial companies had set up base in different places early during the Mughal era. The Portuguese in Panaji in 1510, the Dutch in Masulipatam in 1605, the British in Madras in 1639, and the French in Pondicherry, present-day Puducherry, in 1673. यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने पहले मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर आधार स्थापित कर लिए थे। पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी पर, डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम पर, अंग्रेजों ने मद्रास में 1639 में तथा फ्रांसीसियों ने 1673 में पौंडीचेरी, जिसको कि आज पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे उन्होंने अपना स्थापित कर लिया था। विद द एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी, टाउन्स ग्रू अराउंड दीज ट्रेडिंग सेंटर्स। व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के साथ ही इन व्यापारिक केंद्रों के आसपास नगर विकसित होने लगे। बाय द एंड ऑफ द 18th century, द लैंड बेस्ड एम्पायर्स इन एशिया वर रिप्लेस्ड बाय द पावरफुल सी बेस्ड यूरोपियन एम्पायर्स। 18वीं शताब्दी के अंत तक स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान शक्तिशाली जल आधारित यूरोपीय साम्राज्यों ने ले लिया। फोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मर्सेंटिलिज्म एंड कैपिटलिज्म नाउ केम टू डिफाइन द नेचर ऑफ सोसाइटी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्यवाद तथा पूंजीवाद की शक्तियां अब समाज के स्वरूप को परिभाषित करने लगी थीं। फ्रॉम द मिड 18th century देयर वाज अ न्यू फेज ऑफ चेंज। मध्य 18वीं शताब्दी से परिवर्तन का एक नया चरण आरंभ हुआ। Commercial centers such as Surat, Masulipatam and Dhaka, which had grown in the 17th century, declined when trade shifted to other places. जब व्यापारिक गतिविधियां अन्य स्थानों पर केंद्रित होने लगी तो 17वीं शताब्दी में विकसित हुए सूरत, मसूलीपट्टनम तथा ढाका पतनोन्मुख हो गए। As the British gradually acquired political control after the Battle of Plassey in 1757 and the trade of English East India Company expanded, colonial port cities such as Madras, Calcutta and Bombay rapidly emerged as the new economic capitals. 1757 में प्लासी की युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैला, मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह शहर तेजी से नई आर्थिक राजधानियों के रूप में उभरे। They also became centers of colonial administration and political power. ये औपनिवेशिक प्रशासन और सत्ता के भी केंद्र बन गए। New buildings and institutions developed and urban spaces were ordered in new ways. New occupations developed and people flocked to these colonial cities. By about 1800, they were the biggest cities in India in terms of population. नए भवनों और संस्थानों का विकास हुआ तथा शहरी स्थानों को नए तरीके से व्यवस्थित किया गया। नए रोजगार विकसित हुए और लोग इन औपनिवेशिक शहरों की ओर उमड़ने लगे। लगभग 1800 तक ये जनसंख्या के लिहाज से भारत के विशालतम शहर बन गए। अब जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, हमारा सेकंड टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट कॉलोनियल सिटीज़, औपनिवेशिक शहरों की पड़ताल। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इस चैप्टर के पार्ट 2 में। उसमें हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है जितना भी मैंने आप लोग को बताया वो सब आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत लगता है, फिर भी आप लोग को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। उसके बाद तो कुछ नहीं है इस चैप्टर में। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं भी लगा होगा तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।